मान लेते कि सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, ही और सी कोई भी है, डिजीज का नाम दीजिए कि ए डिजीज से सफर कर रहा था, ठीक है? लेकिन ड्यूरिंग स्टेशंस, ड्यूरिंग स्टे ऑफ हॉस्पिटल, he or she take infection in hospital environment. इसका मतलब हुआ ए डिजीज से सफर कर रहा था ड्यूरिंग स्टे हॉस्पिटल, वो भी बताएं कि इस जगह पे उसको ठहराया जा सकता है अकॉर्डिंग टू, ठहरने के दौरान ड्यूरिंग स्टे, अगर 3 घंटा है, 3 दिन है, 10 दिन है, 1 महीना, मतलब उससे नहीं है, लेकिन जिस समय वो हॉस्पिटल में ठहरा उसी समय उसको दूसरा हॉस्पिटल से दूसरे पर्सन से इन्फेक्शन हो गया, ठीक है? तो ए इन्फेक्शन तो था ही, साथ में मान लेते कि बी टाइप का इन्फेक्शन उसको लग गया, तो अब पर्सन से ए प्लस बी से सफर कर रहा है। तो ये जो बी का इन्फेक्शन आया, ये हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से आया, वो लेकर नहीं आया था। हॉस्पिटल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उसके थ्रू हो गया, कोई दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन था उससे हो गया, या हॉस्पिटल में हाइजीन की डेफिशिएंसी थी उससे हो गया, या फिर हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में एयर ड्रॉपलेट या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या एयरबोर्न इन्फेक्शन से ये फैल गया। तो इन्फेक्शंस टेक ओवर इन द हॉस्पिटल एनवायरमेंट इज कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। एकदम से शॉर्ट में बात करना होगा तो बोलेंगे कि एक पर्सन द्वारा हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन ले लिया गया, कब? हॉस्पिटल में जाने के बाद। हॉस्पिटल में वो 1 घंटा के लिए गया या एक हॉस्पिटल में 10 दिन के लिए गया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस डिजीज से सफर नहीं कर रहा था, और वहां जाने के बाद वो एक तरह का इन्फेक्शन वहां से लेकर निकल गया, तो उस इन्फेक्शन को हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। डेफिनेशन समझने में किसी को दिक्कत? रिपीट सर। ओके। जैसे ये पेशेंट है, इसको हॉस्पिटल में आपने एडमिट एडमिट उसका अटेंडेंट करवाया गया, और ये हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में इस पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, इसको इन्फेक्शन हो गया, जबकि होना नहीं चाहिए था, लेकिन हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो गया। तो जो पर्सन एक एक पेशेंट हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में दूसरा इन्फेक्शन ले लेता है या इन्फेक्टेड हो जाता है, उस तरह के इन्फेक्शन को हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। हर हाल में उसको हॉस्पिटल से लेना, बाहर से नहीं लेना है कि रोड पर से इन्फेक्शन लग गया या कोई आदमी के कांटेक्ट में आया तो इन्फेक्शन लग गया, ये नहीं नहीं हो रहा है। जो बात आ रहा है, एक ही बात आ रहा है कि हम लाए थे इस रूप में, और यहाँ ये इन्फेक्शन इसको नहीं था बाहर में, लेकिन आपके हॉस्पिटल में हम एडमिट कराए हैं, और हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद इसको ये प्रॉब्लम हो गया। सपोज दैट कि इसको फ्रैक्चर था, तो फ्रैक्चर तो कोई इन्फेक्शन से नहीं हुआ, तो टूट गया हड्डी, इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, सर्जिकल वार्ड में, इसको ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में, उसको सर्जरी हुआ या सर्जरी नहीं हुआ, प्लास्टरी किया गया, 2 दिन 1 दिन रखा गया, और जब ये निकल रहा है तो मालूम हुआ कि इसको निमोनिया हो गया। लेकिन निमोनिया लेकर तो नहीं आया था ये तो सिर्फ फ्रैक्चर का कंडीशन ठीक कराने आया था, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद इसको निमोनिया हो गया। तो ये जो निमोनिया हुआ, ये हॉस्पिटल से ही इसको दिया गया है, हॉस्पिटल में ही दूसरे पर्सन से या हॉस्पिटल के एनवायरमेंट से इन्फेक्शन हो गया। तो इस इन्फेक्शन को जो हॉस्पिटल में एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन या फिर हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से एक पर्सन को हो जा रहा है, उसको हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। बता रहे हैं? बताते कि आईसीयू की बात करें, इंटेंसिव केयर यूनिट की बात करें,
ये कॉमन वर्ड है, वेयर मोर सीवियर persons are admitted इंटेंसिव केयर यूनिट हॉस्पिटल में वो ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा सीवियर पेशेंट रहते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो जानते ही होंगे, यही वो जगह है कि सबसे ज्यादा सीवियर पेशेंट रहते हैं। और अगर दूसरे पर्सन अनदर पर्सन एडमिटेड हियर, then after chances of nosocomial infection is more। ये बता रहा है कि जितना ये सीवियर कंडीशन का पेशेंट एडमिट है वो आईसीयू में रहेगा, और आईसीयू में कोई दूसरे पर्सन, अभी जो बताते कि फ्रैक्चर के केसेस में उसको एडमिट करा दिया गया और संजोग से उसको आईसीयू में रख दिया गया, तो आईसीयू में रखा गया ना, तो प्रीवियसली जो पर्सन है उसमें मान के चल रहा है कि 1 in 10 पर्सन कैरी इन्फेक्शंस या कैरी नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। दस में से एक पेशेंट में चांसेज है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो जाएगा। आईसीयू में जो एडमिट पेशेंट थे, अगर उसमें किन्हीं को इन्फेक्शन है तो इससे ये दूसरे पर्सन को हो जाएगा। इसमें से 10 में से एक, मतलब 10% इसका जो स्प्रेडिंग्स या चांसेज है नोजोकोमियल इन्फेक्शन का, ये 10% आईसीयू में है। 10% बहुत बड़ा प्रोपोर्शंस इक्वेशंस हो गया, 10% बहुत ज्यादा हो गया। आप पहचानेंगे कि उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। अगर सिम्टम्स की बात करें, एडमिटेड आवर, एडमिटेड आवर को हम लोग 0 बता रहे हैं यहाँ पे। 0 का मतलब है कि आज कितना तारीख है, आज 17/8/20 को 3:32 PM एडमिट कराया गया। दैट इज 0 आवर। 0 आवर में जिस समय आप हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, टेकन इनटू 0 आवर। क्लियर? अब बोलता है कि ये इस समय आया था, उसका तो असेसमेंट हो चुका, तभी तो एडमिट किया गया। पेशेंट का तो असेसमेंट कर लिया गया था। असेसमेंट कर लिया गया था मतलब कि जो डॉक्टर्स या जो मेडिकल एक्सपर्ट असेसमेंट किए, वो सारा कुछ क्या क्या चीज से सफर कर रहा है, प्रीवियसली कौन कौन सा डिजीज को रहा है, कौन कौन सा डिजीज की हो रहे हैं, सारा का डाटा तैयार है। और तब उसके बाद इसको अभी जो प्रेजेंट कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए एडमिट करा गया। तो एडमिट कराने को 3:32 PM को 0 आवर मान के चलते कि तुरंत उसको आईसीयू में या वार्ड में इसको एडमिट करा दिया गया। ठीक है, अब कहता है कि सिम्टम पे आता है, होता है कि अप टू 48 आवर्स आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन, इसका मतलब हो कि 0 आवर में 3:32 PM ऑन 7/8/20, तो 17/1/18/19 को अप्रॉक्स 30 PM
लगभग 48 घंटा के बाद पा रहे हैं कि ये दूसरी चीज से सफर कर रहा है। असेसमेंट किए थे कुछ, और असेसमेंट में ये डिजीज नहीं दिखाई दे रहा था, अभी बता रहा है कि सांस का ट्रबल होने लगा, निमोनिक प्रॉब्लम हो गया, या फीवर चल रहा है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट्स इन्फेक्शन, पेशाब कर रहे हैं तो पेशाब करने में हमको जलन महसूस हो रहा है, ऐसा लेकर उस सिम्टम नहीं आया था। ये असेसमेंट में भी हम मेंशन नहीं किया था ही नहीं, लेकिन अब ये 48 घंटा के बाद ऐसा कुछ बता रहा है। तो इसका मतलब है कि 48 घंटा में 0 आवर से अभी 48 आवर्स में कुछ ना कुछ इसके साथ नोजोकोमियल इन्फेक्शन का चांसेस बना है। सेकेंड बोलता है अप टू 3 days आफ्टर डिस्चार्ज, ये तो हॉस्पिटल का हो गया। सेकेंड बोलता है कि घर भेज दिए, हॉस्पिटल से आज 3:30 में उसका डिस्चार्ज करके भेज दिए, लेकिन 3 दिन के बाद ये सिम्टम्स के रूप में लेकर आ रहा है कि नहीं, हॉस्पिटल से गए उसके बाद हमको ऐसा करके प्रॉब्लम्स हो रहा है, सांस का ट्रबल हो गया, या यूरिन येलोइश कलर का हो गया, आंख पीला हो रहा है, ऐसा कोई सिम्टम्स वो लेकर सामने फिर से वापस आ गया। ये भी बताता है कि हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के पहले इसको इन्फेक्शन हो गया, और 3 दिन में वो परसिस्ट किया वो इन्फेक्शन, एंड तीसरा दिन से उसको सिम्टम आना शुरू हो गया। तीसरी बात बताता है अप टू 30 days आफ्टर सर्जरी, मेजर सर्जरी में अगर हिप रिप्लेसमेंट हो गया, नी रिप्लेसमेंट हो गया, गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, लीवर का ऑपरेशन हो गया, इंटेस्टाइन का बड़ा ऑपरेशन, अपेंडिसाइटिस नहीं, वो माइनर ऑपरेशन में आता है, बड़ा ऑपरेशन हो गया, यूट्रस का रिमूवल है, हिस्टेक्टोमी का है, तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, ब्रेस्ट को रिमूव किया गया, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम के लिए बड़ा सर्जरी किया गया, दैट बट इज मेजर सर्जरी। और मेजर सर्जरी करने के बाद कई दिन तो हॉस्पिटल में एडमिट रहा, या रह सकता है, महीनों रह सकता है, 2 महीना 3 महीना तक रह सकता है, और रहने के दौरान में अचानक से उसको कोई इन्फेक्शन की चांसेस सामने आ रही है, तो दे आर ऑल्सो इंक्लूडिंग नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ये भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन के अंदर में ही आए। 48 घंटा हॉस्पिटल में एडमिट हुए जनरल कंडीशन में, 30 दिन तक सर्जरी के, मेजर सर्जरी के 30 दिन के अंदर में, या हॉस्पिटल में ही है, फिर हॉस्पिटल से घर गया तब, एंड 3 days आफ्टर डिस्चार्ज करने के बाद 3 दिन के बाद फिर से कोई इन्फेक्शन लेकर आ रहा है, ये इंक्लूडिंग द सिम्टम्स ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन के अंदर में ही आएगा। अब हम ये 30 दिन के बाद आ रहा है कि 48 घंटे के बाद आ रहा है कि 3 दिन के बाद आ रहा है, अब इसमें हम क्या कॉमन चीज देखेंगे, क्या ऐसा दिखाई देगा जो कहेंगे कि ये इन्फेक्शन का ही सिम्टम्स है। अब उसके आते हैं, मोस्ट कॉमन से चलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम लोग यूटीआई के नाम से जानते हैं, ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। यूटीआई इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट में। क्यों होता है वो आगे बात करेंगे, उसको छोड़ देते हैं। सेकंड पे आते हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की जिस जगह सर्जरी किया गया है उस जगह पे इन्फेक्शन परसिस्ट कर गया, ठीक ऑपरेशन के साइट पे, उन पे जो ओपन वुंड काटा गया था उस जगह पे ही हो गया। सेकंड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस पूरे जीआईटी में डायरिया हो गया,
कॉलरा हो गया, इस ढंग का कोई सामने आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये इन्फेक्शंस इंडिकेट करता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। और मोर डेंजरस में आ जाते हैं तो मेनिंजाइटिस, निमोनिया। मेनिंजाइटिस इन्फेक्शंस एंड निमोनिया सबसे मोस्ट कॉमन की बात करें, सबसे ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन होता है निमोनिया और यूटीआई। निमोनिक इन्फेक्शन तो खासकर ओल्ड एज एंड चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। बड़ी कॉमन है निमोनिक इन्फेक्शंस नोजोकोमियल ग्रुप में, ओल्ड एज, ओल्ड में 60+ एंड चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से नीचे का बच्चा कॉमन है। और आप देखे भी होंगे हॉस्पिटल के गेट पर लगा रहता है बोर्ड, हार्ट, उस पर लिखा रहता है कि 60 साल से ऊपर के या फिर बच्चे कृपया हॉस्पिटल में ना आए या हॉस्पिटल में लेकर ना आए। उसके पीछे यही कारण होता है कि दे आर ऑन द रिस्क ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। कई तरह के इन्फेक्शंस हो जाने की खतरा बनी रहती है, तो बेटर है कि आप ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में लेकर ही ना आए। वो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है, वो लिख के टांग दिया जाता है उसको। सेकेंड है यूटीआई। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, खासकर जिनको कैथेटर लगाया गया, कैथेटराइजेशन, जिनको यूरिन आउटपुट, यूरिन बाहर आने के लिए कैथेटर का इस्तेमाल किया गया, और कैथेटर से ये यूटीआई इन्फेक्शन एकदम से कॉमन है। खासकर कैथेटर्स अगर लंबा समय तक रह गया, अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक कैथेटर रहना, तो एवरी 14 डेज के पहले, 14 दिन के पहले या मैक्सिमम 14 दिन पहले कैथेटर को बदल दिया जाता है। उसको हमेशा के लिए नहीं लगा के छोड़ा जाता है कि अगर 14 दिन से ज्यादा के लिए लगाना है तो फिर उसको चेंज करके दूसरा कैथेटर को यूज करना है। लेकिन अगर लंबा समय तक अगर कैथेटर छोड़ा जा रहा है तो एकदम होना ही होना है, यूटीआई इन्फेक्शन हो ही रहेगा। ये तो ये डिजीज हुआ। अब इस डिजीज में क्या क्या देखने को मिल सकता है? बेटा रहे कुछ पूछना है यहाँ पे? हेलो सर। सर कैसे पता चलेगा कि हाँ हाँ हाँ, यूटीआई इन्फेक्शन है? वही 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 बताने जा रहा है, वही बताने जा रहा है। यहाँ तक कुछ पूछना है? ना सर। अगर ऑपरेशन साइट पर देखते हैं, जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहां पे आपको देखना है डिस्चार्ज। सबसे जगह कॉमन, जिस जगह पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है वहां से कोई डिस्चार्ज आने लगा, सीरम तो आता है, सीरम एक ड्रॉप आता है, वो सॉक कर लेता है, ब्लीड होता है, वो सॉक कर लिया जाता है। लेकिन 2-3 दिन के बाद आप देख रहे हैं कि लगातार वहां से पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है। इन्फेक्टेड वुंड है, मान लेते हैं यहाँ पे सर्जरी किया गया है, ये सर्जिकल पार्ट है, और यहाँ पे तो बैंडेजिंग रहता है, लेकिन देखते हैं कि जो बैंडेजिंग किया हुआ है वो पूरा मॉइस्ट हो गया, पूरा ऐसे ऐसे करके गीला हो गया है, और ब्लीड नहीं है। ब्लीड रहे तो फिर ठीक है, ब्लीड नहीं है तो ये इंडिकेट कर देता है किसके बारे में, कि यहाँ पे जिस जगह पे आप कर रहे हैं वहां पे इंफेक्शन हो गया है। सेकेंड, फीवर, बुखार आ जाना एक इंडिकेशन ऑफ इंफेक्शन। उसका कफ, खांसी हो जाना, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग मैंने सांस जल्दी जल्दी लेना, जबकि पर मिनट ब्रीदिंग जो रेट है हमारा 10 से 16 इतना ही है, लेकिन ये जल्दी जल्दी हरी ब्रीदिंग, तेजी से देखने, बड़ा तेजी से सांस लेना शुरू किया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग।
उसके बाद बर्निंग विथ यूरिनेशन, डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग, ये यूटीआई की तरफ इशारा कर रहा है, ये ऊंड की तरफ इशारा कर रहा है, ये कॉमन निमोनिया वोनिया की दिशा में इशारा कर रहा है। सब बर्निंग विथ यूरिनेशंस, पेशाब करने जा रहा है, पेशाब में अंदर में म्यूकस लग रहा है कि यूरेथ्रा में जलन जैसा महसूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बर्निंग विथ यूरिनेशंस। एंड डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग, यूरिन एक्सक्रेट करने, पेशाब करने में बहुत मुश्किल हो रही है, लगता है कि कहीं पर जकड़ा हुआ है या फिर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जलन हो रहा है, ये दोनों इंडिकेट कर रहा है यूटीआई इन्फेक्शन की ओर। उसके बाद और कॉमन में आते हैं थोड़ा सा, हेडेक, सर दर्द, उसके नौजिया, वोमिटिंग, उसके बाद डायरिया। अगर ये तीनों की बात करें, नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये तीनों इंडिकेट कर रहा है गैस्ट्रोएंटेराइटिस की तरफ, मैंने जीआईटी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तभी नौजिया का टेंडेंसी, वोमिटिंग का टेंडेंसी या फिर डायरिया, लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा कुछ अचानक से शुरू हो गया तो ये इंडिकेट कर रहा है नोजोकोमियल इन्फेक्शन के तरफ। यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो सर। हाँ हाँ, पूछे। सर हेडेक किसका इंडिकेशन करेगा? हेडेक, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ओके। में ज्यादातर वो मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस का इंडिकेशन है। ठीक है सर। इसके अलावा कुछ पर्सन्स, ये तो बता दिए कि क्या होगा तो क्या हो सकता है, इसके अलावा कुछ लोग पेन का, पेन एग्रीवेशन, वहां पर पेन बढ़ जाना, या फिर इरिटेशन, पेन एंड इरिटेशन एट वुंड, जहाँ पे घाव है या जहाँ पे इंसिजन दिया गया है वहाँ पे दर्द और इरिटेशन है, अगर ये बता रहा है तो ये भी बता रहा है कि उनमें इन्फेक्शन वहाँ पे हो गया है। कॉमनली दर्द होता है लेकिन इरिटेशन नहीं होगा और एबनॉर्मल पेन नहीं होगा। एक होता है कि कॉन्स्ट्रिक्टिव पेन, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेन की जैसे यहाँ पे इंसिजन दिया गया, काटा गया है इस जगह पे, तो इंसिजन देने के बाद जैसे जैसे सूखने लगेगा ना, तो ये ऐसे करके यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट होगा टिश्यू, तो टिश्यू कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, कॉन्स्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ पेन लगे कि वहां से खिंचाव पड़ रहा है, तो ये स्वाभाविक पेन है, नेचुरल है। लेकिन इसके अलावा एबनॉर्मल पेन हो जाना कि पूरे एरिया में दर्द हो रहा है और हम हाथ नहीं रख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये एबनॉर्मल पेन है। या इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब अजीब सा यहाँ पर फीलिंग्स हो रहा है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं करता है, हैवीनेस है, लगता है अंदर कुछ भरा हुआ है, तो ये सब पेन एंड इरिटेशन इंडिकेट कर रहा है वुंड इन्फेक्शन की ओर। ये भी कुछ लोग फील कर लेते हैं। अब आता है काउचेज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। काउचेज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, कई काउचेज है, उसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है। मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन लग गया। इसमें
इनविच, इसके अलावा और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, स्पायरोचिट्स भी हो सकते हैं, एल्गल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो है इतना है। और इसमें ने बोलता है कि 90% चांसेज, 90% इन्फेक्शन रिलेटेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। कई कारण हो सकते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन के, लेकिन उसमें भी बोलता है कि 90% जो चांसेस है, या 90% केसेस जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन नोजोकोमियल के रूप में देखा गया, वो इन्फेक्शन से सीधे सीधे 90% केसेस वायरल से रिलेटेड है। बाकी 10% में सब आ जाते हैं, प्रोटोजल आ जाते हैं, फंगल आ जाते हैं, वायरल आ जाते हैं, स्पायरोचिट आ जाते हैं, एल्गल आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। लेकिन 90% केसेज बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ही होगा, बैक्टीरिया ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लीजिए आप, इसके आगे फिर बात करते हैं। अब आता है बैक्टीरिया में क्या। अगर ब्लड का इन्फेक्शन है, ब्लड का इन्फेक्शन मतलब सेप्टिसेमिया हो गया, पेशेंट को सेप्टिसेमिया हो गया, हॉस्पिटल में नोजोकोमियल इन्फेक्शन के रूप में सेप्टिसेमिया हो गया। तो ज्यादातर देखेगा कि ये सेप्टिसेमिया या ब्लड का जो इन्फेक्शन है रिलेटेड टू स्टेफाइलो ऑरिज, एस ऑरिज। नोजोकोमियल इन्फेक्शन में 90% बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन कौन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है तो एक एक करके डिजीज से जोड़ के बता देते हैं। अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, मतलब सेप्टिसेमिया हो गया पेशेंट को, तो वहां पे ज्यादा चांसेस है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरिज का इन्फेक्शन हुआ है, यही ब्लड में इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड की बात करते हैं, यूटीआई, जिसको बार बार हम बोल रहे हैं, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर इसका इन्फेक्शन है तो ज्यादातर स्केरिया कोलाई, जिसको हम लोग ब्रैकेट में छोटा लिखते हैं इकोलाई, जनरली हम लोग इकोलाई के नाम से जाते हैं। तो इकोलाई का चांसेज, अगर इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन इकोलाई की वजह से होगा। नहीं, अगर ये नहीं है तो फिर इंट्रोकोलाई। अगर ये भी नहीं है तो स्यूडोनोमस। स्यूडोनोमस आर्गुनोसा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हो रहा है, इसके पीछे 3 बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इकोलाइस, सेकेंड इंटेरोकोकाई, एंड थर्ड की बात करें तो स्यूडोनोमस ऑरिगिनोस। तीसरा बताते हैं, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी,
इसके वजह से हो सकता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजोकोकल बैसिली, तो मिला जुला के क्या हुआ है, एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, एक मेनिंजोकोकल बैसिली, एक इंट्रोकोकाई, एक इकोलाई और एक सीडोनोमस ऑर्गिनोसा। ये सब कुछ कॉमन बैक्टीरियाज हैं जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में है और डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस नोजोकोमियल्स दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। हेलो सर। हाँ, सर मेनिंजाइटिस एक प्रकार का बुखार ही है ना सर? अरे नहीं नहीं है, मेनिंजाइटिस जानलेवा डिजीज है। मेनिंजेस लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है मेनिंजाइटिस। इसमें फीवर्स, हेडक एंड नेक रिजिडिटी, इसका साइंस, क्लिनिकल साइन की बात करें, हाई फीवर, सीवियर हेडक एंड नेक रिजिडिटी। अगर ये तीन चीज किसी में आ गया, हाई फीवर 102, 103, 104, सीवियर हेडेक, माथा में दर्द इतना कि छटपटाएगा, दोनों तरफ माथा को पटकेगा, एंड नेक रिजिडिटी, गर्दन को आप आगे झुकाएंगे तो गर्दन मुड़ने वाला नहीं है एकदम। जैसे ये मान लेते हैं हेड है और गर्दन को चाहेंगे कैसे के झुका दे, नहीं हिल सकता, ये ऐसे स्ट्रिक्ट करके रखेगा। ये तीन सिम्टम साइन अगर दिख रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है मेनिंजाइटिस की तरफ। इसमें तो फैटल है, जानलेवा है, ये 6 घंटा से 8 घंटा तक ज्यादा जिंदा रहने नहीं देगा। अगर 6-8 घंटा में इसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो फिर ठीक है, नहीं तो ये मौत के साथ खत्म होगा। बहुत खराब डिजीज है, इमरजेंसी डिजीज में आता है ये, ज्यादा देर जिंदा नहीं छोड़ेगा ये। अब कॉन्टेक्ट मीडिया, ये तो हो गया कि हुआ। कॉन्टेक्ट मीडिया पर बात करते हैं। कॉन्टेक्ट मीडिया ऑफ नोजोकोमल इन्फेक्शन, ये कैसे फैलेगा? ये तो हॉस्पिटल में फैला मानते हैं। तो पहला आता है पर्सन टू पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में, खासकर बैक्टीरियल, फंगल या फंगाई, वायरसेस, ये जो अगर इसका इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्टेड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ये मैन टू मैन फैलने की चांसेस है। सेकेंड, पहला मैन टू मैन था। सेकेंड की बात करें, अनक्लीन हैंड, गंदा हाथ। हॉस्पिटल में गए हैं, कहीं पर रेलिंग रेलिंग को ऐसे करके पकड़ के खड़ा है, या चेयर पर ऐसे करके खड़ा है, या हॉस्पिटल वार्ड को पकड़ के खड़ा है, और इसी हाथ से आप पेशेंट को खिला दे रहे हैं या खा लिए, तो अनक्लीन हैंड। तीसरा, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सारा आ गया, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर्स, नीडल्स, मेडिसिन, सर्जिकल इक्विपमेंट, सारा उसमें इंक्लूड हो गया। इसके बाद रिस्पायरेटरी मशीन, रिस्पायरेशन के लिए मस्क लगाया गया, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के लिए। तो जो मास्क लगाया गया है, जो कैथेटर, नेजल कैथेटर है, हो सकता है कि पहले से ये इन्फेक्टेड पर्सन को लगाया गया है और उसके बाद इसको लगा दिया, तो वहां से इन्फेक्शन के दूसरे को देने की चांसेस बढ़ गया। उसके बाद अदर हॉस्पिटल टूल्स,
अदर हॉस्पिटल टूल्स में भी कुछ और सामान हॉस्पिटल का जिसका सर्जरी या मेडिसिन में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन हॉस्पिटल में जैसे रिफ्लेक्स हैमर रखा हुआ है, स्टेथोस्कोप रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, फॉर्सेप्स रखा हुआ है, सीजर रखा हुआ है, इससे भी एक से दूसरे में ये जा सकता है। तो इसमें बचा हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, फिर हम आगे बढ़ा देते हैं।
अब आता है रिस्क ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ये तो बताया था कि ऐसे करके हो सकता है, और ये लोग यहाँ पे इंटरफियर कर सकते हैं, फैलाने के लिए ये लोग जिम्मेवार हैं। अब बात आता है रिस्क, किस किस लोगों में रिस्क है। हॉस्पिटल में सब लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, पोस्टिंग ही रहती है तो सबको थोड़ी हो जाता है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जो अटेंडेंट है या 10 में से 1 लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है एडमिटेड, 9 लोगों को तो नहीं हो रहा, तो कुछ तो कारण होगा। तो उसमें से कारण जो हो जाता है ना पहला, इसी को हम लोग रिस्क के नाम पर, कि किस किस लोगों को रिस्क है। पहला आता है कि रूममेट ऑफ हॉस्पिटल। आप जो पेशेंट को एडमिट रखे हैं, या हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट है उसका रूममेट कौन है। जैसे ये एक रूम है और रूम में यह बेड लगा हुआ है और यह एक बेड लगा हुआ है, ये डोर है, ये 2 हॉस्पिटल बेड लगा हुआ है। पेशेंट एक्स है यहाँ पर पेशेंट वाई है। बाय द वे ये इन्फेक्टेड है, पहले ही से इसको इन्फेक्शन हो चुका है, निमोनिया है या ट्यूबरक्लोसिस है, तो मैक्सिमम चांस है कि एक्स से ये वाई को इन्फेक्शन देगा, मतलब अपने बगल वाले बेड को ये इन्फेक्शन दे देगा। इसकी चांसेस मैक्सिमम बनी हुई है। तो दे आर ऑन रिस्क फैक्टर। लेकिन जिस वार्ड में रूम में रखा गया उस रूम में अगर कोई दूसरा पर्सन भी इन्फेक्टेड नहीं है तो इसको भी होने के चांसेस कम जाएंगे, रिस्क फैक्टर्स नहीं कम है। पहला तो चांस हो गया रूममेट ऑफ हॉस्पिटल, इसमें एज का कोई रिलेशन ये नहीं है, ये यंग लोगों को भी हो सकता है, चिल्ड्रन को भी एक दूसरे से हो सकता है, और एडल्ट को भी हो सकता है। सेकंड क्या बात करते हैं, एज, उम्र। पेशेंट का उम्र, जो पेशेंट एडमिट किया गया उसका उम्र क्या है। ओल्ड, और ओल्ड में भी मोर देन 70 ईयर्स, 60 साल से रिस्क होना शुरू हो जाता है। अगर 60 ईयर्स है तो वहां से रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। लेकिन मान के चल रहे हैं कि 60 साल में एकदम से कह रहा है तो 60 साल में थोड़ी हो जाएगा, तो हाँ 70 है, 70 है, 70 प्लस में है, तो चांसेस है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। और अभी भी देख रहे हैं कि कोविड-19 के लिए भी गाइडलाइंस है कि 65 प्लस के लोग रोड पर नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। 65 प्लस का मतलब है कि 65 जिनका पार कर चुका, मतलब 70 के आसपास में पहुंच चुके हैं। इनको रोड पे चलना या फिर कहीं पे जाना इमरजेंसी छोड़ के, डॉक्टर को दिखाने जाना, ये इमरजेंसी छोड़ के आपको रोड पे चलना अभी भी मना है। तो उसके पीछे एजिंग फैक्टर ही है, अभी भी एजिंग फैक्टर है। तो एज में ओल्ड एज एंड बिलो 10 ईयर्स, सॉरी, बिलो 10 ईयर्स, 10 साल से नीचे का बच्चा है वो अभी उतना ही रिस्क फैक्टर में है जितना 70 साल के ओल्ड पर्सन। और दोनों गाइडलाइंस अभी कोविड-19 में आप पढ़ रहे होंगे कि 10 साल के नीचे के लोगों को, बच्चों को निकलने नहीं दीजिए, और 65 प्लस के लोगों को घर से निकलने नहीं दीजिए एक्सेप्ट इमरजेंसी। थर्ड में आते हैं, हाउ लॉन्ग यूजिंग एंटीबायोटिक। अब एक एंटीबायोटिक से क्या लेना देना है। प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक्स causing resistance of some bacteria, कि अगर लंबा समय तक ये एंटीबायोटिक यूज किया जा रहा है तो कुछ बैक्टीरिया उसके प्रति रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं और उस मेडिसिन का असर नहीं होगा। तो अगर कोई एडमिट है और बड़ी लंबा समय तक से एंटीबायोटिक ले रहा है तो ये सोचकर खुश नहीं होगा कि हम प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक तो ले ही रहा है, नहीं, उसमें चांसेस और बढ़ जाएंगे। जैसे एंटीबायोटिक 2 काम करेगा, एक तो एनीमिक करेगा,
बी कम्प्लेक्स की कमी करेगा। और तीसरा रेसिस्टेंस, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस के लिए लिया जा रहा था एंटीबायोटिक, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस के लिए लिया जा रहा था, तो ऐसे कंडीशंस में इस ग्रुप के जो बैक्टीरिया है ना, इसके प्रति रेसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं और उसका असर नहीं हुआ तो उसमें होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कितना लंबा समय से लिया जा रहा है उस पर ये निर्भर कर जाएगा। ये नेक्स्ट पर आते हैं। कैथेटराइजेशंस, खासकर यूरिनरी कैथेटर। अगर यूरिनरी कैथेटर की बात करें तो पहले ही हम क्लास शुरू हुआ तो उसी समय बता के कि 14 दिन के पहले इसको चेंज कर लेते हैं, नहीं रहने देते हैं। 14 दिन से ज्यादा अगर रह जाता है ना तो रिस्क है कि यूटीआई इन्फेक्शन, खासकर इकोलाई का इन्फेक्शन हो जाने की खतरा बनी हुई है। लेकिन ये मार्कलाइट नहीं है कि 14 दिन तक के बाद ही 15वां दिन बदलेंगे। यह भी हो सकता है ना कि 5वां 6ठा दिन ही उसको इन्फेक्शन होना शुरू करे। तो जैसे ही कोई फीवर का सिम्टम्स या यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, येलोइश कलर का होने लगेगा, डिफिकल्टी इन यूरिन यूरिन एक्सक्रेशन में उनको डिफिकल्टी होने लगेगी, तो 4वां 5वां दिन भी बदला जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम 14 डेज, 14 दिन, 12 से 14 दिन उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है। उतना से ज्यादा छोड़ेंगे तो 100% ऑन द रिस्क ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, इवन रिस्क पर है। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे, लंबा समय तक आईसीयू में एडमिटेड है, कोमा का पेशेंट है, हेमरेजिक का पेशेंट है, चांसेज है कि वहां पे होने की चांसेस ज्यादा रहेंगे। खासकर कोमा का पेशेंट में मोर एंड मोर, कोमाटोज पेशेंट को बहुत ज्यादा होने की चांसेस है। अगर शॉक का पेशेंट है, शॉक से सफर कर रहा है, इसमें भी होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसकी वजह से ट्रॉमा, शौक मतलब क्या होता है सर? शॉक शॉक के स्टेज में, शॉक का एक कंडीशन है जिसमें सर्कुलेटिंग ब्लड का कम जाना, कार्डियक शॉक्स हो गया या सेरेब्रल शॉक, मैंने सर्कुलेटिंग ब्लड का उस लोकल एरिया में, खासकर कार्डियक में या रिस्पिरेटरी में कम जाना, वो कंडीशन कहलाता है शॉक। ट्रॉमा, ट्रॉमा मैंने डायरेक्ट ट्रॉमा इंजुरी है, स्कल का फ्रैक्चर है, वर्टिब्रा का फ्रैक्चर है, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर है, ऐसा कोई फ्रैक्चर, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, ये सब कोई फ्रैक्चर है तो उसमें चांसेस बढ़ेगी। ओपन खुला, घाव खुला होता है तो इसमें होने की चांसेस बढ़ जाती है। उसमें कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी, जिस पर्सन का इम्यूनिटी का डेफिशिएंसी है उसमें भी रिस्क फैक्टर है, हो जाने की चांसेस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रोलॉन्ग्ड स्टे इन हॉस्पिटल, बिना कारण का या कारण का हॉस्पिटल में अगर बड़ी लंबा समय तक ठहरा हुआ है, यहाँ भी चांसेस है कि हो जाएगा। वार्ड में क्यों न ठहराओ, जनरल वार्ड में क्यों न ठहराओ, लेकिन होने की चांसेस यहाँ पे फिर बढ़ जाएगी। तो यही वजह है कि कई बार होता है ना कि 12 दिन में स्टिच रिमूव होना है, तो 12 दिन हॉस्पिटल में ठहराने की जगह ना तीसरा चौथा दिन पेशेंट जब स्टेबल हो जाता है ना तो डॉक्टर सर्जन उसको भेज देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं कि आप चले जाएं, और कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो बीच में आइएगा। आप 12 डेज, आज से 12वां दिन डेट दे दिया जाता है कि इस टाइम में आके आप स्टिच रिमूव करा लीजिएगा। या फिर आप दूर के हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वहां से आप पटना है और हॉस्पिटल में, बेटर है कि आप अपने हॉस्पिटल में जाके वहाँ लोकल जो हॉस्पिटल होगा, बड़े हॉस्पिटल में जाके ये स्टिच को वहीं पर रिमूव करा लीजिएगा। हमने गाइडलाइन लिख दिया, उसको बुलाने की जगह ना कोशिश किया जाता है कि वहीं रिमूव करा लें, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तब। और बीच में कॉम्प्लिकेशन है तो फिर अभी जा रहे हैं तो 1 घंटा बाद भी आ सकते हैं। तो
इसी वजह से ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए किया जाता है। बताया जाता है कि करीब करीब 11 to 15% on every 100% take nosocomial infections। अगर लंबा समय तक हॉस्पिटल में रह रहा है, 100 में से 11 से 15, मैंने इसका रेशियो 10% तो एटलीस्ट हो ही गया कि 10% पेशेंट्स नोजोकोमियल इन्फेक्शन से सफर करेंगे। उसमें भी बता रहा है डेवलपिंग मोर इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री मतलब कि भारत भी उसमें शामिल है। विकासशील देश, विकसित देश जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये इटली हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये सब में चांसेस कम है क्योंकि इतना पैरामीटर्स इतना टफ है हॉस्पिटल का, इतना हाइजीन का इतना बेटर अरेंजमेंट है, तो वहाँ पे चांसेस कम है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है अभी भी पैरामीटर्स बहुत कम है। जो प्रिकॉशंस का पैरामीटर है या हॉस्पिटल में या फिर ऑन रोड सैनिटरी का जो अरेंजमेंट है अभी भी बहुत कम है। हम लोग अवेयर कहाँ है, तो हाथ में पॉलिथीन रखे रहते हैं कूड़ा का, और हॉस्पिटल में ही घूमते रहेंगे, पास में ही रखे रहते हैं, खासकर अंधेरा होने के बाद। और देखते हैं कोई नहीं देख रहा, बस चट से दूसरे के बाट के किनारे में कहीं पर फेंक देते हैं। तो आपको लगता है कि हमने चीटिंग कर ली, कोई हमें देखा नहीं, हमने कूड़ा डाल दिया बाट से निकाल के, लेकिन ये दूसरे के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब जो सोच और अरेंजमेंट एंड प्रिकॉशंस का जो लैक है, इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसी वजह से डेवलपिंग कंट्री में अभी भी रेशियो ज्यादा है, करीब 40% तक पहुंच जाता है कई ऐसे हॉस्पिटल्स में इसका रेशियो। डायग्नोसिस, नोजोकोमियल इन्फेक्शन का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? इन्फ्लामेटरी सिम्टम, रैशेस, at site of infection, fever, hyperemia, लूज मोशन, ऐसा कोई चीज अगर देखने को मिलता है, खासकर इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स, इन्फ्लामेशन का सिम्टम पांचों कहीं पर, और विशेषकर ऑपरेटिव साइड में जहाँ पर सर्जरी हुआ है वहां पे है, या रैसेस वहां पे जुलपिती जैसा कुछ नजर आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि वहां पे नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। इसके अलावा बुखार चढ़ना, हाइपरेमिया, रेडिश कलर में कन्वर्ट कर जाना वहां पे, लूज मोशंस, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस की ओर इशारा करता है कि ये कुछ डायग्नोस्टिक मेथड है, उस पर तो लैब इन्वेस्टिगेशन है। एक बार जब इस तरह का सिम्टम सामने आ जाता है तो फिर लैब इन्वेस्टिगेशन में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, या फिर स्टूल एग्जामिनेशन, इस सब मेथड का, स्पेसिफिक मेथड का फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड सबसे लास्ट में आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए।
ट्रीटमेंट ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। अगर पहला की बात करें तो डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। पहला तो यही बात करेंगे कि सबका एक ही ट्रीटमेंट है, वो ऐसा नहीं कुछ। स्वाभाविक है, यूटीआई कहते हैं तो उसके ट्रीटमेंट अलग होंगे, मेनिंजाइटिस है उनका इन्फेक्शन अलग होगा, निमोनिया है तो उसका इन्फेक्शन अलग होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी नोजोकोमियल इन्फेक्शन, किस चीज का इन्फेक्शन है, उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, उसके आधार पर ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। पहला। सेकेंड, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो चाहे जो भी दे, इरिथ्रोमाइसिन दे दें या फिर एजिथल दे दें या फिर क्या बोलता है सिफ्रियाजोन दे दें, कुछ भी देंगे, लेकिन देंगे तो एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक्स एक कॉमन वर्ड आ गया कि जहाँ पे बैक्टीरियल के अगेंस्ट में वर्क करना है तो एंटीबायोटिक को देना होगा। नेक्स्ट, बेड रेस्ट। उस पीरियड में उसको बेड रेस्ट दे देना सबसे बेटर होता है। और रिमूव फॉरेन बॉडी। रिमूव फॉरेन बॉडी का मतलब या फॉरेन बॉडी या फिर डिवाइस, इसका मतलब होता है कैथेटर, नेजल ट्यूब, कई बार तो आईवी सेट, कैनुला को भी निकाल लेते हैं। जो जो फॉरेन डिवाइस उसके शरीर में आप लगा रखे हैं, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन कैथेटर्स, नेक्स्ट मोस्ट कॉमन नेजल ट्यूब्स, फीडिंग ट्यूब्स, राइस ट्यूब लगाते हैं वो, तीसरा आईवी सेट, कैनुला, जिसको हम लोग कैनुला बोलते हैं, आईवी कैनुला। तो ये तीन तो बड़ा कॉमन चीज है। तो बेटर है कि आईवी तो तभी निकालेंगे जब वहां पे इन्फ्लेमेटरी सिम्टम है। सेप्टिसेमिया में कई बार उसको निकाल देते हैं, ये तीनों हटा देते हैं। और आईवी जैसे लेफ्ट में लगा होता है ना, तो आईवी से फिर राइट राइट हैंड में लगा दिया है। वो तीनों फॉरन जो भी डिवाइस है ना, कोशिश करना चाहिए कि उसको वहां से रिमूव कर लिया जाए। नेक्स्ट आता है इनकरेज नेचुरल हीलिंग। खुद से भरने के लिए प्रोत्साहित करना घाव को। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, इसके लिए सलाइन वगैरह लगा देना या डेक्सोज लगा देना। उस पर हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट में फ्रूट जूस या फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में खासकर एग, फिश, ये सब दिया जा सकता है इसको। जितना हेल्दी डाइट होगा, खासकर प्रोटीन्स और विटामिन सी से युक्त, मतलब विटामिन रिच डाइट एंड प्रोटीन रिच डाइट, ये दोनों बहुत हेल्पफुल होगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। इसके अलावा कुछ चीज पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन, पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गया, तो कार्डियक्स वर्क हो गया, ये सब चीज पर नजर रखना पड़ेगा कि कहीं कोई बड़ा उतार चढ़ाव हो गया तो फिर जानलेवा ना साबित हो जाए। तो मॉनिटरिंग वाइटल्स ऑर्गन्स या वाइटल साइंस है, उसका मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। अगर प्रिवेंशन की बात करें, इससे कैसे बचा जा सकता है,
पहला तो प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी। सबसे बेस्ट वही है। हॉस्पिटल स्टाफ फॉलोज गाइडलाइंस। हेल्थ केयर फैसिलिटी में सब चीज की सुविधा हो हॉस्पिटल में। सेकंड बोलता है हॉस्पिटल स्टाफ फॉलो गाइडलाइन। उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए जो गाइडलाइंस है, गाउन पहनना, ग्लव्स को चेंज कर लेना, ये सब चीज, माउथ शील्ड, ये सब चीज फुलफिल होना चाहिए हॉस्पिटल स्टाफ के पास। वो फुल्ली गाइडलाइंस के अंदर काम करेंगे। जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन या फिर प्रिकॉशनरी मेथड ऑफ इन्फेक्शन, उसके लिए जो गाइडलाइन है उसको फुल फॉलो करेंगे। थर्ड, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। ऑल मेडिकल डिवाइस फुल्ली स्टेरिलाइज होना चाहिए। एंड डिसइंफेक्शन, जो हॉस्पिटल वार्ड है, ओटी है, वो डिसइंफेक्टेड हो। सपोज दैट कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी करना जरूरी था, तो उसको करने के पहले बेटर है कि जिसका जो इन्फेक्शन से नहीं है जिस पेशेंट का, उसको पहले कर लिया जाए, उसको सेकेंड ऑप्शन में रखा जाए। अदरवाइज वो इमरजेंसी में है तो इन्फेक्टेड पर्सन का ऑपरेशन जैसे ही करते हैं उसको पूरे ओटी को डिसइंफेक्टेड करना होगा। और डिसइंफेक्टेड करने के बाद तब फिर नॉर्मल पर्सन जो नॉन इन्फेक्टेड, उसको वहां पे कॉल करना पड़ेगा। तो दैट वर्ड इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन, कि उसको डिसइंफेक्टेड कर देना होगा, पार्ट को डिसइंफेक्टेड रखना है। उसको स्क्रीनिंग, आईसीयू एकदम से पूरी तरह से सीसीटीवी से जोड़कर उसको मॉनिटर कीजिए, कहीं कोई स्टाफ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, इवन वो डॉक्टर सीख ना हो, कोई प्रिकॉशनरी मेथड है उसको उसको इग्नोर करके वो काम तो नहीं कर रहे हैं। तो एकदम से स्क्रीनिंग करना है, उसको देखते रहना है। और आइसोलेट इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आपको मालूम है कि ये पर्सन इन्फेक्टेड है, तो बेटर है कि उसको आइसोलेशन रूम में, एक अलग रूम में रख दिया जाए, और तब तक जब तक कि वो इन्फेक्शन से रिकवरी न कर ले। तो आइसोलेट द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इतना गाइडलाइन को फॉलो किया जाए तो बहुत हद तक सुधार हो सकता है। नेक्स्ट आता है, इसी में अगर और जोड़ेंगे तो ऑब्जर्विंग हैंड हाइजीन, हाथ की साफ सफाई पर बहुत विशेष ध्यान देना होगा। बियरिंग appropriate gloves, gowns, face mask, face shield, etc. शू कवर, ये सब का इस्तेमाल हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर से लेकर स्वीपर तक सबको करना होगा। उसको वेंटिलेटेड रूम, जो भी हॉस्पिटल वार्ड है वेंटिलेटेड होना चाहिए। हवा का क्रॉस कनेक्शन, मैंने हवा आने जाने का पूरा वहां पर अरेंजमेंट होना चाहिए।
चेंज कैथेटर, इसके बारे में बार बार बोल रहे हैं। यूज क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। वहां से निकलने के लिए, ड्रेन करने के लिए या तो आप ट्यूब लगाएंगे, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको मेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट मानते हैं। जैसे कफ निकल गया, स्टूल निकल गया, यूरिन निकल गया, तो मेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट मान के उसका जो डिस्पोजल का मेथड होगा उसको फुल फॉलो करना होगा। कैथेटर, नेजल राइस ट्यूब, ये सब 14-14 दिन में चेंज कर देना। तो ये सब प्रिकॉशंस लिया जाता है, तो बहुत हद तक नोजोकोमियल इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। यहाँ पे आके आपका नोजोकोमियल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। पहले यहाँ तक जिनको पूछना है वो पूछ सकते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। एसेप्सिस। एक मिनट से 3 हमको डाल देने। अगला टॉपिक सीसी का, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बाद एसेप्सिस, जो इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर में आता है। ये हटा देते हैं तो सेप्सिस हो जाता है। सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर सेप्सिस की बात है, सेप्सिस का मतलब हो गया इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेनिक फंजाई एंड पैरासाइट्स। पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक वायरसेस, पैथोजेनिक्स, पैरासाइट्स या पैथोजेनिक फंगस। अगर और भी अलग भी जोड़ सकते हैं, या पैथोजेनिक प्रोटोजोआ। ये सब में से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन अगर हो जाता है शरीर में, इसको हम लोग सेप्टिक या सेप्सिस बोल देते हैं। सेप्टिक हो गया, सेप्टिक हो गया। तो सेप्टिक कॉमनली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको बोलना होता है सेप्सिस, डेवलपमेंट ऑफ सेप्सिस एट दिस प्लेस या ऑन होल बॉडी, ऐसा करके बोलते हैं। अब आते हैं एसेप्सिस पर, इसका उल्टा कर देंगे। It is the state of being free from
disease causing microorganism such as pathogenic bacteria, viruses, fungus, protozoa, etc. क्या करें तो उसका उल्टा कर लिए कि कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे फ्री कर लेना। कंडीशन ऐसा है कि हम अपना कोई मेथड्स इन्फेक्शन कंट्रोल का कोई मेथड अप्लाई करके इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शब्द यूज नहीं कर सकते आप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म शब्द यूज करेंगे तो कई मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि इंडोजीनस एक्सोजीनस दो रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास शरीर में है। इंडोजीनस मतलब कि स्ट्रेप्टोकोकाई, कोलेस्ट्रेडियम, ये सब इकोलाई, ये सब शरीर में ऑलरेडी हमारे पास है ही, थ्रोट में, सलाइवा में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, इस सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, लेकिन दे आर हार्मलेस। इंडोजीनस फॉर्म में वो हमारे शरीर में साथ में है, लेकिन हार्मलेस कंडीशन में हमें कोई नुकसान नहीं देता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हो रहा है, दे आर कॉल्ड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें कोई भी बैक्टीरियल हो, वायरल हो, प्रोटोजोल है जो हमें नुकसान दे रहा है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर देना, बॉडी सरफेस को फ्री कर देना, या लोकल एरिया जहाँ सेप्टिक है उसको फ्री कर देना। उस टेक्निक को या उस मेथड को हम लोग, या उस कंडीशंस को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करनी है, उसको हम लोग एसेप्सिस के नाम से जानते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कुछ पूछना है? डेफिनेशंस में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है पूछने में? सर एसेप्सिस फिर से बता दीजिए। जैसे यहाँ से पहले उधर ऊपर छोड़ दिए, यहाँ से पढ़िए। पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक वायरस, पैथोजेनिक फंजाई, पैथोजेनिक प्रोटोजोआ और ईटीसी, माने ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पैथोलॉजिकल चेंज, मतलब इन्फेक्शन हमारे कोई भी ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर, या इन्फेक्शन हो चुका है इसके द्वारा, तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस बॉडी सरफेस या फुल बॉडी को फ्री कर देना, जिसके वजह से इन्फेक्शन हुआ है उससे फ्री कर देना। जो टेक्निक है या इससे इन्फेक्शन होने का खतरा है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देना, तो जिस मेथड से करते हैं उसको बोलते हैं एसेप्टिक टेक्निक्स। और जो कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कर दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ एसेप्सिस। माने अब यहाँ पे किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन किस से? तो पैथोजेनिक से। पैथोजेनिक का मतलब कि वो जो हमको पैथोलॉजिकल, हमारे शरीर में पैथोलॉजिकल चेंज करेगा ही करेगा, उसके लिए। लेकिन कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे शरीर में एक साथ रहते हैं और हमें हार्म नहीं करते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई है, माउथ में रहता है। सम वायरल सलाइवा में रहता है। अगर जीआईटी की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची, ये सब उसमें रहता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो स्क्लेरिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस, ये सब साथ में रहता है, 24 आवर रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। लेकिन कोई नुकसान उससे हमारे शरीर को नहीं है। हाँ, नुकसान करेगा कब? जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाएगी, तब यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन हमारे ही शरीर में इन्फेक्शन कर देगा, तब वहां पैथोजेनिक हो जाएगा। अदरवाइज दे आर नॉन पैथोजेनिक। जैसे इकोलाइस जब तक इंटेस्टाइन में है तब तो कुछ नहीं कर रहा है,
लेकिन इंटेस्टाइन से ये यूरिनरी ट्रैक्ट में आ गया तो इकोलाई का इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सामने आ गया। तो ये भी नहीं कर सकते कि वो कभी नुकसान नहीं करेगा। हाँ, उसके पैथोजेनिक होने तक वो हमारे लिए हार्मफुल है, उसके लिए कोई मेजरमेंट हमको नहीं करना है। लेकिन जब ये एक बार इन्फेक्शन के स्टेज में जब वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो दे आर ऑल्सो इंक्लूडिंग इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया या पैथोजेनिक वायरस। इन सबसे फ्री कर दिए हैं सरफेस एरिया को या बॉडी को, इसी को एसेप्सिस बोलते हैं। और जिस मेथड से, जिस टेक्नोलॉजी से आप इसको फ्री किए, इसको बोलते हैं एसेप्टिक टेक्निक्स। अब इसका टारगेट, गोल क्या हुआ? गोल्स ऑफ एसेप्सिस, टारगेट क्या है, किस लिए हम लोग करते हैं? पहला, एलिमिनेट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को बाहर कर देने के लिए, खत्म। एलिमिनेट का मतलब है निकाल देना, अलग कर देना। तो अलग कर देना मतलब उसको खत्म करने के लिए। प्रिवेंट फ्रॉम कंटामिनेशन, एक से दूसरे में ये स्प्रेड करें, इससे पहले एसेप्सिस मेथड इस्तेमाल करके उस लेवल तक जाने से इसको रोक लेते हैं। मेथड, मेथड्स ऑफ एसेप्सिस, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? that they are called methods of asepsis। पहले स्टराइल सर्जिकल फील्ड, इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्टराइल सर्जिकल फील्ड, जिस जगह पे ऑपरेशन करना है उस जगह को हम फ्री कर दिए। एंटीसेप्टिक लोशंस, एंटीसेप्टिक क्रीम्स या डिटर्जेंट यूज करके उस जगह को हमने साफ कर दिया। ये सबसे कॉमन मेथड है। उसको स्ट्राइल बाई ऑइंटमेंट क्लीनिंग, कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट या एंटीसेप्टिक फ्लूइड वहां पे यूज करके उस जगह पे इन्फेक्शंस को होने से प्रिवेंट कर लिए। एज फॉर सिंपल एग्जांपल्स, यहाँ
रखी हुई, यहाँ पर ब्लेड्स ऐसे करके कट जाती है गलती से, तो कट जाती है तो इसको हम छोड़ नहीं देंगे। दो तीन मेथड तो घर पे है ही। पहले या तो डेटॉल सुई में भिंगा के, या फिर सीधे डेटॉल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, सेवलॉन अप्लाई कर देंगे। नहीं होगा तो फिर सबसे कॉमन सेविंग किट से फिटकरी निकाल कर यहाँ पे रब कर देंगे। तो ये तीनों मेथड जो है ना, ये आउटर साइड में जो माइक्रो ऑर्गेनिक था, जैसे ही ऊन कटा ना, ये अंदर की ओर चल जाएगा। और अंदर अभी जो बाहर सरफेस एरिया में तो कोई नुकसान नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही ब्लड में जाएगा ना, ये इन्फेक्शन करेगा। तो बेटर है कि वहाँ पे एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट या लोशंस या फिर केमिकल्स यूज कर लिए, और यहाँ पर एसेप्टिक्स क्रिएट कर दिया। ये वुंड जो है उसको नन इन्फेक्टेड कर दिया। इसमें हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक मेडिकल एंड एक सर्जिकल। उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। मेडिकल सेप्सिस, सेकेंड सर्जिकल सेप्सिस। अगर मेडिकल सेप्सिस की बात करें, इसकी बात करेंगे तो क्लीन एसेप्सिस reduce the number of microorganisms from an area to prevent spread। इसका मतलब होता है क्लीन एसेप्सिस रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जस्ट अभी हम बात किए हैं, जिसकी बात अभी की है कि हाथ कट गया और यहाँ पे हम अप्लाई कर दिए हैं डिटॉल्स का या सेवलॉन का या फिटकरी का, तो ये सब स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब कि कटे हुए पार्ट से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता, इसको प्रिवेंट कर दिया। तो दैट मेथड इज कॉल्ड मेडिकल सेप्सिस। इसी को हम लोग मेडिकल सेप्सिस के नाम से करते हैं। सेकेंड आता है सर्जिकल सेप्सिस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक मिनट वेट कीजिए। हेलो। हाँ हेलो। पार्सल का है। और अच्छा, कहाँ पे एक, कहाँ पे है?
हाँ, सर्जिकल में बता रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म free from an area and it occurred by surgical intervention. ये दूसरा चीज कह रहा है, तो हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इजी हो जाएगा। ये एक पर्सन है, बेड रिटर्न है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बिछावन पे पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, ये बिछावन है, तो इसका ये पोर्शन आप देखेंगे कि हमेशा टच में है, ये पोर्शन बेड से हमेशा टच में है। अगर मेथड से इसका स्टेराइल का हम लोग नहीं लेते हैं, करवट नहीं बदलते, तो इस जगह पर बेडसो डेवलप कर जाएगा। बेडसोर हो गया, ठीक है। मान लेते हैं ये बटक सबसे कॉमन प्लेस है, बटक सैक्रोइलियट रीजन पर बहुत कॉमन है। ये इस तरफ से हम दिखा रहे हैं, पीछे से हम कर देते हैं। ये सपोजेड कि यहाँ पे इसको बेडसोर डेवलप कर गया है इस जगह पे, तो बेडसोर बहुत डीप, घाव को देखेंगे तो ये काफी गहरा, ऐसे ऐसे करके जैसे समय बीतता जाएगा ना ये गहरा होता हुआ चला जाएगा काफी। और ये जो भी बात कर रहे थे लोशन लगाने का, क्रीम लगाने का, ये सब कुछ सुनने नहीं जा रहा, ज्यादा डीप हो जाएगा। बेटर होता ना कि सर्जिकल इंटरवेंशन से इस इतना दूर के एरिया को रिमूव कर लिया जाए, निकाल दिया जाए, ठीक है। ये निकाल दिया, और निकाल देने के बाद इसको खुरच के देखते हैं, जैसे कभी भी वुंड को ना ऐसे फॉर्सेप्स से ऐसे या इंसिजन से ऐसे ऐसे करके खुरच के देखते हैं, तो खुरच के देखते हैं, अगर पस आ रहा है तो मतलब इन्फेक्शन है, लेकिन ब्लीड आ गया, खून आ गया, देखिए कि यहाँ पे ब्लीडिंग हो गया, मतलब गुड साइन, मतलब कि इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं है, तो या तो इसको फुलफिल कर देते हैं, ऑइंटमेंट वगैरह से फुलफिल कर देते हैं, और नहीं तो मसल्स या स्किन ट्रांसप्लांटेशन से यहाँ पे ऐसे करके लगा देते हैं और इसको भर देते हैं कि आउटर इन्फेक्शन रुक जाए। तो ये इन्फेक्शन खत्म करने के लिए आपने जो मेथड यूज किया वो सर्जिकल मेथड है, ये दवा से नहीं, एंटीबायोटिक से असर नहीं पड़ रहा है, ऑइंटमेंट से असर नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे सर्जिकली उस जगह को आपने खुरच के निकाल दिया, जैसे ये था इसको खुरच के चारों तरफ से निकाल दिया, और निकालने के बाद आप या तो उसको भरने के लिए ऑइंटमेंट वगैरह इस्तेमाल किए, धीरे धीरे भरने दिया जाए, और नहीं तो आपको डर है कि या और भी खतरा है तो वहां पर मसल या स्किन को ट्रांसप्लांट करके ऐसे करके उसको लगा के छोड़ दिया जाए। हाँ हेलो, हाँ हाँ गया हुआ वहां, गया तो मंदिर के पास ही गया, लड़का गया है तो दैट इज कॉल्ड सर्जिकल एसेप्सिस। यहाँ तक पहले कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यहाँ तो कुछ पूछना है? फिर ये एसेप्सिस इस जगह पे खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट सेगमेंट आपका इन्फेक्शन कंट्रोल में पहला सेगमेंट था नोजोकॉमियल इन्फेक्शन एंड सेप्सिस, ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। सेकेंड सेगमेंट हमारा इसी का सेकेंड होगा शायद, हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है, तो नेक्स्ट जब क्लास होगी तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन पर संभवतः बात करेंगे।
ओके।